जहां कहानियां शोर नहीं करती, बस धीरे धीरे भीतर उतरती है। सारे बीज थोड़ी ना पेड़ बनते हैं, कुछ मिट्टी में मिट्टी होकर मोहब्बत हो जाते हैं। कवर की ये पंक्तियां जैसे पूरे संग्रह की आत्मा का घोषणा पत्र हैं। बोधि प्रकाशन, जी हाँ, दोबारा बोधि प्रकाशन से प्रकाशित हीरापुरा मोक्ष धाम केवल कहानियों का संकलन नहीं, ये स्मृतियों, प्रेम, पीड़ा, आकांक्षाओं और आत्म स्वीकृति का गहरा थरथराता हुआ दस्तावेज है। उषा दशोरा की कहानियां न तारे लगती हैं न झंडे गाड़ती हैं, ये कहानियां सिरहाने बैठकर धीरे से हमारी आत्मा को छूती हैं और फिर झिझोड़ती हैं। तो पहली कहानी है जल सागर। ये कहानी एक ऐसे मौन पिता की है जो अपनी बेटी को दुनिया की गंदी निगाहों से बचाता है। एक माँ के होते हुए भी जो अपने गानों में उलझी रहती है। पोल्की का थिएटर में जाना, उम्र दराज निर्देशक की ओर खिंचाव, ये सब उस खालीपन का परिणाम है जो उसे बचपन में मिला। ये कहानी मात्र संरक्षण और अनकही इच्छाओं के बीच एक पतली रेखा पर चलती है। मैं रिक्त स्थान हूं, और रिक्त स्थानों का सबसे बड़ा साहस है कि वो गर्दन मोड़कर पीछे देख सकते हैं। उनमें फिर किसी के लौट आने के लिए सांस लेती खुली गली में उम्मीदों की इशिताएं हमेशा जिंदा रहती हैं। तो ये थी। और अब ये पन्ना, जन्मते ही आज तक प्यार ना मिला मुझे जिज्जी, और जिनको प्यार ना मिले ना बोली जिज्जी, वो ऐसे ही प्रेम के झूठ मूठ किस्से गढ़ते गाते और कुछ ज्यादा ही हंसते मिलेंगे कि शायद यूं किस्सों में ही प्यार मिल जाए। आधी से ज्यादा दुनिया प्यार मिलने का ढोंग करती है, पर भीतर से वैसी ही खोखली है, निरी खोखली। नीति अकेली है ये दुनिया। या फिर एक और पन्ना आपके लिए। कई बार देखा मैंने उसने आंखों के कोरों से चमड़ी पर मढ़ी दो अकेली सीढ़ियां, और उन्हीं सीढ़ियों पर बैठी एक प्रेम कविता। जी हाँ, तो अगली कहानी है तुम्हारा रणवीर। एक बेटा जो अपने पिता के प्रेम को कभी समझ ही नहीं पाया, उसी प्रेम पिता की प्रेमिका को उसकी चिट्ठियां पहुंचाता है। ये कहानी ड्यूटी से शुरू होकर स्वीकृति तक का भावात्मक सफर तय करती है। ये दिखाती है कि प्रेम जब पीढ़ियों के बीच बहता है तो वो एक सिर्फ रिश्ता नहीं रहता, एक जिम्मेदारी बन जाता है। यहां मैं कहानी के कुछ अंश आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अंधेरा अपनी मोहब्बत में कोई शर्त नहीं रखता। हम अपनी पीड़ा, अपने दुख, अपना पास्ट, अपनी राजदारियां अंधेरे में उतार कर वहां नंगे हो सकते हैं। अंधेरा हमारी नंगई पर एक काली मोटी चादर डाल देता है, चुपचाप। कोई सवाल नहीं उड़ेलता हम पर, लेकिन उजाला, उजाला तो हजार शर्तें रखता है अपने इश्क के बदले में। कितनी गलत परिभाषाएं हमारी चौखटों पे बरसों से टंगी पड़ी हैं, जो देह की अंतिम सांस के साथ फूंक दी जाती हैं। गलत फिर गलत ही ट्रांसफर होता रहता है सदियों तक। और अब इसी कहानी में प्रेम की ये विडंबना। हमारा भ्रम है कि प्रेम के रास्तों की याददाश्त तगड़ी होती है। जी हाँ, हमारा भ्रम है कि प्रेम के रास्तों की याददाश्त तगड़ी होती है। गलत है। वहां जाने के बाद रास्ते कहाँ लौट पाते हैं। अगर लौटना भी पड़े तो आधे से पुराने तोहमत, हिसाब किताब, कुठाड़े लगते हम लौटते हैं। जिस प्रेम रास्ते पर मेरे पिता आपके साथ चल पड़े थे, वे वहां से कभी लौट ही ना पाए हमारे पास। वे वहीं रुक गए थे, वर्षों प्रेम में रहने के बाद किसी और के पास साबुत लौटने के मिथ्या व्याकरण में। तीसरी कहानी है वाचकनबी। ये कहानी एक ऐसे पति पत्नी की है जिनके बीच तीसरा कोई नहीं है, फिर भी है। एक अमूर्त प्रेमिका। ये एक महिला का आईना है जिसमें वह अपने पति के अतीत को स्वीकार तो करती है, लेकिन उसे खुद में समाहित नहीं कर पाती। शब्दों की चुप तलवारें इस कहानी की जान है। कहानी शुरू कुछ इस तरह से होती है। जीवित कहानियों के रंगमंच की टूटन फूटन जुड़न मिलन, संबंधों के पर्दे में झूठ और सच की आवक जावक, आंसुओं की रोवन ठोवन, प्रेम छातियों की मीठी धड़क, धोखे और पांव के लाखों किलोमीटर भटकते हुए वजनदार धरती के नाप। ये सब सांस यात्रा के टुकड़े हैं जो जुड़ते जाते हैं और हमारा जीवन फिल्म बन जाता है द एंड तक। जन्म के मंगलकारी हो हल्ले से लेकर मृत्यु के शोक युक्त
परम आनंद तक बामुश्किल हम स्वीकार कर पाते हैं कि हम केवल एक यात्री हैं, मूलतः यात्री। वाजकनवी ने अपने कपड़ों की अलमारी के पल्ले के अंदर ये लिखा कागज चिपका रखा था जिसे वो रोज पढ़ती। अभी उसका यही बुदबुद चालू था। वाजकनवी हमेशा से जानती थी कि वो इस यात्रा सांस की जीवित कहानी के सीट नंबर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्या प्रेम भी पास्ट होता है? ध्यान रखिएगा, ये विवाह का चक्र भी इस धरती पर घूमता ही रहेगा, चाहे प्रेम के अंश से वो आजीवन महरूम रहे। जी हाँ, बहुत खूबसूरती से लिखी हुई पंक्तियां हैं ये। और चौथी कहानी जो बहुत ही खूबसूरत और दिल को छूने वाली है वो है हीरापुरा मोक्षधाम। मोक्षधाम जहां लोग मरने जाते हैं। वहां कहानी जीवन की लौ जला देती है। इलापति और एक बच्ची के बीच बना अनकहा रिश्ता जो गुब्बारों की एक पर्ची के माध्यम से जन्मा। ये कहानी बताती है कि जीवन कभी भी कहीं से भी फिर शुरू हो सकता है। मोक्षधाम जैसे शमशान को प्रेम का स्पर्श देना, ये कहानी लेखिका की अद्भुत संवेदनशीलता का प्रमाण है। अगली कहानी चींटी की पीठ पर धरती का सुख। जी हाँ, चींटी की पीठ पर धरती का सुख इंसान की अधूरी इच्छाओं और समाज के निर्दयी नजरिए की कड़ी टक्कर। वृद्ध की एक छोटी सी ख्वाहिश जिसे पूरा करने की बजाय समाज उसे शर्मिंदगी समझता है। कहानी रोती नहीं है, रुला देती है। अगली कहानी है रसबाली। ये प्रेम कहानी नहीं, प्रेम का पराभव है। जी हाँ, खत्म करने के बाद ये कहानी भीतर कहीं एक खरोंच की तरह ठहर जाती है जिसे ना चाहकर भी बार बार हम खरोंचने लगते हैं और उसकी याद बार बार जहन की उंगलियों से खरोंची जाती है और कहानी का अंत एक नासूर बनकर बार बार महसूस होता रहता है। अभी रसपाली दरवाजे पर टिकी कहती जाती थी, तुरंग तुम आए हो, देर से आए थे। फिर झुकी गर्दन में तुम्हारी परछाई मुझे देख लौटती दिखी। मैंने तुम्हें देख लिया था, राहत आई, आवाज देती तुम्हें, पर तुम तो लौट रहे थे। कैसे आवाज देती? मेरे उधाड़े बदन को तुम देख रहे थे तो क्या धोखे में नहीं मरे तुम? क्या देख लिया था तुमने दीवार के पीछे छुपा चेहरा? तुरंग तुम तो जानते थे सब, पालता पोसता माँ वाला चेहरा, तुम्हें गोद में खिलाता पिता वाला चेहरा, भाई का नंगा चेहरा, तो तुम धोखे में नहीं मरे। जो कहीं नंगा शब्द पढ़ते सुनते देखते रहे तो वो उतना अश्लील नहीं लगता जितना नंगी शब्द, पर अंतर तो केवल ध्वनि की खिंचाई तक ही है। ई की ध्वनि, ई। तुमने मुझे लड़की से बच्चलन लड़की में बदल दिया। लड़की लड़की बच्चलन लड़की दौड़ती थी, दौड़ती है ये आवाज पीछे पीछे। बच्चलन लड़की कहीं नहीं बसती। आंखों में हाफते देह प्रेम की गिरोह दौड़ता था, दौड़ता है तमाम रसबालियों के पीछे। रसबाली का अस्थमा फूल रहा था। तो ये तो बहुत छोटी सी बात थी। कुछ और कहानियां हैं जिसमें अगली कहानी है नोएक का। बाल्यकाल से किशोरावस्था की देरी पे खड़े पात्रों की उलझन, उनकी भटकन और एक छोटी सी भूल से पूरे जीवन की दिशा बदल जाना। ये कहानी चेतावनी नहीं, बस एक सच्चाई सामने रखती है। आठवीं और आखिरी कहानी 171 टोपियां। ये कहानी प्रतीकों से भरी है। यहाँ टोपियां केवल टोपियां नहीं, जिम्मेदारियां, पहचान और समाज की उम्मीदों का बोझ है। कहानी पढ़ते हुए पाठक खुद को उन टोपियों के नीचे दबा महसूस करता है। तो इससे आगे क्या बोलूं? उषा दशोरा की कहानियां ना प्रायोजित विमर्श करती हैं, ना सजावटी नारीवाद। वे मिट्टी से उठती हैं, धूल में तपती हैं और अंततः पाठक के मन में उतर जाती हैं। इनकी भाषा सहज है पर शिल्प गूढ़। ये कहानियां पढ़ने की नहीं, महसूस करने की चीज हैं। हीरापुरा मोक्षधाम उन लोगों के लिए है जो कहानी को कहानी से ज्यादा कुछ और मानते हैं। तो अगर आप कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं जो भीतर तक उतर जाए तो उषा दशोरा की ये कहानी संग्रह हीरापुरा मोक्षधाम आपके लिए है।